चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में जो है सो चंद्रगुप्त सेकंड जो है सो मथुरा की प्रिंसेस थी, कुबेर नाग नाम था, ठीक है। उसके साथ मैरिटल स्टेटस जो है सो उनका डेवलप हुआ, ठीक है, मैरिटल रिलेशन उनका बना। तो कुबेर नाग से जब वो शादी करता है तो मथुरा का भी सपोर्ट अब इनके पास आ गया। अब ये क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, ये अपनी बेटी का प्रभावती गुप्त का शादी जो है ये रुद्रसेन सेकंड के साथ कर देता है, ठीक है, प्रभावती गुप्त। शायद यही वाला क्वेश्चन अभी जेपीएससी के प्री में भी आया था ना, जेपीएससी प्री में। जेपीएससी प्री में शायद एक इस तरह का कोई क्वेश्चन था, हाँ हाँ आया था, ठीक है ना। इससे अपने तो शादी किया है। हाँ हाँ, तो वाकाटक की जो वाकाटक का राजा था रुद्रसेन, उससे शादी होता है और रुद्रसेन सेकंड के साथ चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी का, जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। यही नाम ही पूछा था कि किससे शादी हुआ था, समझ गए। तो अब वाकाटक का जो राजा है उसका मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो डेथ होने के बाद भी एक तरह से इनडायरेक्टली कहिएगा तो किसके पास आ गया पावर, गुप्ता के पास। तो अब वाकाटक भी इसके ये में हो गया। समुद्रगुप्त जब आता है, ठीक है, समुद्रगुप्त क्या करता है कि समुद्रगुप्त युद्ध के माध्यम से करता है, जहां चंद्रगुप्त फर्स्ट और सेकंड क्या किए हैं कि मैरिटल अफेयर्स वगैरह के माध्यम से बनाए हैं अपना साम्राज्य। वहां समुद्रगुप्त जो है वो युद्ध करना पसंद करता है और युद्ध के द्वारा जो है सो ये अपना राज्य बनाना शुरू करता है। अब देखिएगा कि समुद्रगुप्त जो है सो कई राजाओं को, दक्षिणापथ, आर्यावर्त, 12 और 9 21 राजाओं को पराजित करता है। इसीलिए तो इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये युद्ध करके जहां एक तरह से अपने पावर को दिखाता है, अपनी सुपरमेसी को साबित करता है, वहीं दूसरी बात क्या है कि ये जो जीते हुए राज्य हैं उसको, साउथ के राज्य को वापस करके जो है सो एक बढ़िया जो है सो फ्रेंडली बिहेवियर भी सेटअप कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, मतलब एक तरह से राजनीति कूटनीति का प्रयोग भी करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनका जो है सो पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड, इन तीनों की स्थिति को आप बता दीजिएगा, जिसके माध्यम से जो है सो इसका ये रहा, ठीक है ना, कि कैसे राइज किए हैं। मतलब ये अगर मान लीजिए कि आपको कोई और प्रश्न रहा, इनके ओरिजिन पे नहीं रहा, तो ओरिजिन में फिर आ जाएगा एक, देखिएगा कि आर्थिक कारण भी आ जाएगा। एक वैवाहिक संबंध के माध्यम से सुदृढ़ किया अपनी स्थिति को, एक युद्ध लड़के किया, एक जो है आर्थिक कारण जो रहेगा उसके माध्यम से सुदृढ़ होगा। सामाजिक व्यवस्था भी सुदृढ़ करने में रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये सबको आपको लिखना होगा। सामाजिक व्यवस्था तो हम आगे देखेंगे ही, बिना उसको देखे तो हम लोग चलेंगे नहीं, है ना। सामाजिक व्यवस्था को तो हम लोग देखते ही हैं हर बार। तो अभी आप कैसे लिखिएगा, यहां से लिखिएगा, ठीक है। और फिर आगे जब सामाजिक वगैरह भी पढ़ाएंगे तो उसमें से आगे ये कर दीजिएगा, ऐड ऑन कर दीजिएगा, अगर सिर्फ ये प्रश्न है। लेकिन अगर कुछ और प्रश्न रहे तो इसमें से कुछ चीजों को उठा करके इंट्रोडक्शन में डाला जा सकता है, इंट्रोडक्शन में डाला जा सकता है। एकदम धीरे धीरे, एकदम पूरा हर पेज को टच करेंगे। चंद्रगुप्त को देखेंगे, सोलो एक पेज का लगभग लिखने का, समुद्रगुप्त को एक पेज का लिखने का देखेंगे। इस तरीके से अगर हम लोग देख लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए कि समुद्रगुप्त के बारे में बताने के लिए बोल दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, मेनली तो इन्हीं दोनों के बारे में बताता है, ठीक है। इन ये दोनों के बारे में कि
पूछ सकता है आपको कि समुद्रगुप्त जो है वो कैसे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है, या फिर समुद्रगुप्त के विजयों का जो है सो विवरण दीजिए। तो उसके जितने युद्ध लड़े गए हैं उसके बारे में बताना होगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त को आप थोड़ा सा डिटेल में इन डेप्थ देख लेते हैं। हालांकि ये सब आपको जो है सो मतलब हम लोग जब यूपीएससी के हिसाब से देखते थे तो 250 शब्द वाला आंसर बनाया करते थे, तो इसी वजह से इतना ज़्यादा दिखेगा आपको। 250 शब्द करके का आपके पास कई क्वेश्चन रह जाएंगे, ठीक है ना। तो उसी से आप जो है सो 40 मार्क्स का एक बना लीजिएगा। देखिए समुद्रगुप्त का जो है सो अभिलेख हम कौन बताए थे, उससे जुड़ा हुआ इंक्रिप्शन, तो ये था प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है ना। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ठीक है, उसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त जो है फर्स्ट, उसको ये अपना सक्सेसर अपॉइंट करता है, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट किसको अपना सक्सेसर ये करता है, तो ये करता है समुद्रगुप्त को। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि राजा घोषित कर दिया तो वो बन ही गए। राज परिवार में बहुत ज्यादा षड्यंत्र चलते रहता है। वो जो टीवी सीरियल है ना स्टार प्लस वाला, उस टाइप का एकदम चलते रहेगा। उधर जैसे कोई किचन में जान मारने का प्रयास कर रहा है, कोई कार एक्सीडेंट करवा रहा है, हो कुछ नहीं रहा है, वही वाला हाल है। समुद्रगुप्त के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाएंगे, होगा कुछ नहीं, बनेगा तो फाइनली यही राजा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के जो और बेटे थे फर्स्ट, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है उसके बेटे थे, वो सब षड्यंत्र रचने लगते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। और एक तरह से ये कहिए कि थोड़ा हो जाता है निर्मोही टाइप का, क्योंकि अपने परिवार में आप जब देख लेते हैं इस तरह की स्थिति तो फिर आपके अंदर जो है सो मोह माया थोड़ा समाप्त होने लगता है। अब इसके बाद जो है सो ये मजबूत हो जाता है, ये चीज मानसिक रूप से मजबूत करती है। जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, देखिएगा कि समाज पहले ताना मारेगा, फिर रिश्तेदार आएंगे, फिर उसके बाद थर्ड फेज होता है जो कि एकदम करीबी घर वाले होते हैं। वो एकदम एज का जब आखिरी पड़ाव होने लगे और सक्सेस ना मिले तो वहां तक पहुंचने लगता है। तो इसीलिए सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट जो हैं जब सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आप देखते होंगे कि उनके अंदर जो है सो वो परिवार से थोड़े अलगाव वाले होते हैं। ये देखे हैं ना जनरली कि उनका थोड़ा लगाव कम होता है, और वो माया मोह में न फंस करके घर वालों को ज्यादा टेंडर वगैरह देने का काम इसीलिए नहीं करते हैं। वो ऐसा चीज बना दिया गया है। तो ये सब चीजें हैं। अब ये लिखने वाली बातें ना है, नहीं तो फिर जो है ना वहां पे समझ जाएगा कि भाई इसके साथ कुछ और चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक ना। तो प्रयाग प्रशस्ति में ठीक है, समुद्रगुप्त के बहुत सारे युद्ध और विजय का वर्णन दिया गया है, जिसमें आर्यावर्त के 9 और दक्षिणापथ के 12। तो आर्यावर्त के 9 राजाओं को वो जो है सो कैमरा ऑफ हो गया है। आर्यावर्त के 9 और जो है सो दक्षिणापथ के 12। मेनली जो है सो ये आर्यावर्त में कौन कौन थे, तो नागसेन, गणपति नाग और अच्युत, ये 3 बहुत फेमस हैं, ठीक है। अच्युत थे अहिछत्र। अहिछत्र जो है उनका मतलब राज्य का एरिया था, ठीक है। बरेली के आसपास, यूपी बरेली का एरिया था अहिछत्र, ठीक है ना। वहां के राजा थे अच्युत, उनको हराया। ग्वालियर का जो था नागसेन जो है सो ग्वालियर में पद्मावती वहां के राजा थे। और गणपति नाग कहाँ के थे, तो मथुरा के, ठीक है। ये सब 3-4 नाम का मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। इन सबको ये हरा लेता है। और
अब इधर हो गया, यानी लगभग मध्य प्रदेश तक ये अपना कब्जा कर लेगा। ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या कहते हैं, चंद्रवर्मन, नंदिन, नागदत्त, बलवर्मा, रुद्रदेव, ठीक है, नंदिन, नागदत्त, बलवर्मा, चंद्रवर्मन और रुद्रदेव। ठीक है, ये जो है सो इनको भी मिलता माने हराता है, लेकिन इनके बारे में बहुत क्लियर जानकारी नहीं है। ठीक है, आप इनकी नाम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। और राखल दास बैनर्जी लिखते हैं कि समुद्रगुप्त जो जिन राजाओं को हराया था, ठीक है, वो मतलब आर्यावर्त के जिन राजाओं को हराया था, वो मेनली वे राजा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, या मिडिल इंडिया के थे, मध्य भारत या उत्तर पश्चिम भारत के थे, यानी आज का उत्तर प्रदेश वाला एरिया और मध्य प्रदेश वाला एरिया, ये। ठीक है। अब इसके बाद जब आर्यावर्त को जीत लेता है, उसके बाद देखिएगा कि समुद्रगुप्त है तो आट्विक विजय के लिए जाता है, आट्विक। ठीक है, आप झारखंड में पढ़ते होंगे। ठीक है। ये मतलब कि गाजीपुर जबलपुर वाला इलाका माना जाता है जनरली। ठीक है ना, गाजीपुर और जबलपुर वाला इलाका। फिर उसके बाद जो है सो यही प्रयाग प्रशस्ति में ही देखिएगा कि दक्षिण विजय में देखिएगा, तो दक्षिण विजय में कौन कौन किए हैं इसके लिए भी लिखा है। गंगा का जो एरिया था और नर्मदा, ये सब तक का जीत लिया था ये। अब इसके बाद ये जाता है दक्षिण भारत का, तो वहां पे 12 राजाओं को ये हराता है। ठीक है। और वहां जो राजा को हराता है उनको वो वापस कर देता है राज्य। ऐसा नहीं है कि वो राज्य पे अपना कंट्रोल रखे रहता है, उनको वापस कर देता है। इसीलिए इसको जो है सो धर्म विजय कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? धर्म विजय कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि उसको धर्म विजय की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना। अब इसके बाद कहिएगा कि राय चौधरी एक लेखक हैं, वो जो दक्षिण भारत का जो विजय है, ठीक है ना, विक्ट्री है समुद्रगुप्त का, उसकी तुलना वो करते हैं रघुवंशम में जो है सो, रघुवंशम जो कालिदास की है ना, उसकी उसमें जो है सो रघु नाम के एक राजा थे, उनका जो धर्म विजय है उससे इसका कंपैरिजन करते हैं। राय चौधरी एक राइटर हैं जो समुद्रगुप्त के विक्ट्री का साउथर्न जो एरिया है उसको विक्ट्री करने का, उसका तुलना जो है रघुवंशम में जो रघु नाम के राजा हैं वो जो धर्म विजय किए थे उससे इसकी तुलना की थी। ठीक है। रघु जो है सो महेंद्र पर्वत के राजा को जो है सो हरा दिए थे, और उसके बाद उनका जो है सो सिर्फ संपत्ति लिए, राज्य नहीं, फिर राज्य वापस कर दिए। ठीक है ना। तो ये एक याद रखिएगा। और इसके बाद अगर कहिए तो फिर से वो आर्यावर्त में ही युद्ध करने लगता है। ठीक है ना। पहले जिनको हराया था, ठीक है ना, वो पूरी तरह से मतलब कि ये नहीं हुए थे, उस उन पे पूरी तरह से वो कुछ कुछ फ्री होने लगे थे। अब ऐसे में जो है सो जब फ्री होने का वो कोशिश करने लगे, तो ये फिर से अटैक करता है, और अब की बार जो है सो पूरी तरह से ये कर लेता है। ठीक है ना, मतलब अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है। और इसको कहा जाता है, ये जो पॉलिसी है कि मतलब कि री अटैक करने का, एक बार अटैक किया, फिर आप पनप रहे थे, फिर आप पे अटैक कर दिया, तो इसको कहा गया है
प्रशभोद्धरण, प्रशभोद्धरण, ठीक है ना, प्रशभोद्धरण। और साउथ का जो स्थिति था उसको कहा गया ग्रहण मोक्षानुग्रह। उत्तर भारत के लिए जो किया उसको क्या कहा गया, प्रशभोद्धरण। और साउथ के लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक है ना, मतलब एक बार ग्रहण करता है फिर अनुग्रह के रूप में उनको मोक्ष देता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सब शब्द आपको बहुत कम मिलेंगे, और ये जो है सो हिंदी में जैसे है ना वैसे ही लिखिएगा कि ये पॉलिसी कैसी कहलाती है। अब सर इसका उत्तर इंग्लिश भारत मत का खोज क्या लेना। बोले? कौन बोले? सर उत्तर भारत की विजय को क्या बोले? थोड़ा तेज बोलिए। सर उत्तर भारत का जो विजय हो उसको क्या बोले? प्रशभोद्धरण, ठीक है, प्रशभोद्धरण। रुकिए टाइप कर देते हैं। टाइप कहाँ से करेंगे, चैट में। ठीक है, और साउथ वाला भी लिख दें। हाँ सर। ठीक है, एक हिंदी में लिख दिए, एक इंग्लिश में लिख दिए, दोनों खुश रहिए, ठीक है। इंग्लिश वाले को दिक्कत हो रही होगी, हम समझ रहे हैं। उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है लिख लीजिएगा ना। इंग्लिश वाले कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब तो एक निष्कर्ष आपको लिख देना है, ठीक है, कि कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कि हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पूर्वी मालवा तक फैला हुआ था। इसके साम्राज्य में पश्चिमी पंजाब, सिंध, गुजरात, कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तर भारत शामिल था। मतलब पंजाब का पश्चिमी इलाका, सिंध, गुजरात और कश्मीर इसमें नहीं थे, इसके अलावा बाकी सब था, ठीक है ना। दक्षिण भारत के शासक भी इसकी अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने अपने पिता से मिले साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल कर रख दिया। प्रयाग प्रशस्ति में उसके विजय को धरनी बंध की संज्ञा दी गई। धरनी बंध की संज्ञा दी गई, ठीक है ना। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हो गया, बहुत सारा विक्ट्री भी बता दिए डिटेल में, क्योंकि पीटी में इतना नहीं पूछता है तो पीटी में उतना नहीं बताए। अब चूंकि मेंस में बहुत सारा चीज लिखना होता है तो मेंस में कुछ चीजें रखेंगे ना,
सब चीज पीटी में नहीं आ सकता है ना। ठीक है, अब चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड को हम क्या बोले थे, इसको जो है सो बहुत सारे टाइटल दिए गए थे। विक्रमादित्य, ठीक है ना, विक्रमांक, इस तरीके से कई टाइटल दिए गए थे। टाइम कितना हो गया? 10:36। आधे घंटे क्लास कीजिएगा ना अभी? दिक्कत है? समुद्रगुप्त के बाद शासक बनते हैं रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त का जो है सो स्थिति आपको बता चुके थे, देवी चंद्रगुप्तम वाली स्टोरी। देवी चंद्रगुप्तम में क्या हुआ था, तो रामगुप्त के बाद देवी चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त सेकंड यानी, ये जो है सो शासक बनता है। ठीक है ना। तो जब ये राजा बनता है तो सबसे पहले क्या करेगा कि अपना अपना स्टेटस को ये मजबूत करेगा। पहले ये दूसरे को नहीं ये करेगा, पहले वाकाटक, ठीक है, कदम्ब और नागवंश से संबंध अच्छे करेगा। इसमें वाकाटक के साथ जो है सो अपनी बेटी का जो है सो शादी करता है, ये भी आपको बताए थे। और उधर जो है सो अपनी शादी कहाँ करता है, इसकी शादी हुई थी, अरे इससे, कुबेर नाग से, नागवंश की थी, ठीक है ना, मथुरा के नागवंश की थी, तो उससे शादी करता है। तो वैवाहिक संबंध ये सब बनाता है। उसके बाद देखिएगा कि ये अब लड़ना शुरू करेगा, अब अपना विजय अभियान को शुरू करेगा, क्योंकि पहले अपनी स्थिति को ये मजबूत करेगा। ठीक है ना। उदयगिरी जो गुहा लेख है उसमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है ना। और जब वो पूरे एरिया को जीतने लगता है तो इसके बारे में पूरी तरह से जो है सो लोग इसके अंदर आने लगते हैं। जैसे ये शक को हराता है तो इसको शकारी कहा जाता है। ठीक है ना, शक को हराने के कारण इसको शकारी कहा जाता है। और शायद इसी जीत के बाद जो है सो चंद्रगुप्त सेकंड जो है सो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। अब जब देखिएगा कि शक जो डायनेस्टी है ये गुप्ता एम्पायर में जब मिल जाती है तो ये और ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है। और चूंकि शक जो है वो अरब सागर से सटे हुए राज्य थे, ठीक है, उधर बसे हुए थे, तो इसी के कारण इसको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे भृगु कक्ष या भड़ौच जो एक पोर्ट था, बंदरगाह था, वो अब गुप्ता के अंडर में आ गया, जो पहले शक के अंडर में था। ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो है सो भृगु कक्ष जो पोर्ट था उस समय का बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट पोर्ट था। तो इस पे कंट्रोल होने से क्या हो गया कि अब इसका जो है सो वर्ल्ड के साथ ट्रेड रिलेशन डेवलप होने लगेगा। अब जब ट्रेड डेवलप होने लगेगा तो क्या कहते हैं आपको, साम्राज्य की आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ होने लगेगी। अब इसका जो है सो और भी इसके अलावा ताम्रलिप्ति भी इसके अंडर में था। ताम्रलिप्ति एक और पोर्ट था जो ये था। ठीक है। पुरी भी इसके अंडर में था। विष्णु पुराण और वायु पुराण दोनों गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो स्टेट है, डायनेस्टी है, वो कहाँ तक एक्सपेंड थी इसके बारे में बताया गया है। जैसे कौशल,
पुंड्र, ताम्रलिप्ति, ओड्र, पुरी, ये सब तक फैला हुआ है। कोशल, पुंड्र, ताम्रलिप्ति, पुरी, ओड्र, ये सब तक फैला हुआ है। ठीक है ना। तो बहुत सारा इसका विजय अभियान भी रहा, जहां वो जीता। इसके अंदर में बहुत सारे क्षेत्र आते गए। ठीक है। इसका सिक्का जो है सो मालवा से भी मिलता है, मालवा से भी मिलता है, मतलब वो भी इसके अंदर में था, लगता है। ठीक है ना। और उसके बाद जो है सो दिखेगा कि इसके टाइम पे बहुत सारी जो है सो डेवलपमेंट गुप्ता में हुई, जैसे आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर का इसके समय में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। आर्ट एंड कल्चर में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में 9 ज्वेल्स रहते थे, उसकी चर्चा थोड़ी कर देंगे हम लोग। ठीक है। अभी तो बढ़िया से हम लोग पढ़े हैं, तो वो सब थोड़ा बहुत दिखा दीजिएगा। और गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त का भी योगदान आप अच्छे से दिखा सकते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? और तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में नहीं है। अगर कुछ होगा तो पीटी से फैक्ट उठा लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। अब हम लोग को देखना होगा कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिर उसके बाद जो है सो हम लोग को देखना होगा कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि सामंतवादी व्यवस्था इस समय जो फली फूली थी, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। सामंतवादी जो व्यवस्था है उसका डेवलपमेंट कैसे इस समय हुआ, क्योंकि कल हम जो पढ़ा रहे होंगे तो आपको बताए थे कि जो सातवाहन जो सामंती व्यवस्था की एक तरह से फाउंडर माने जाते हैं, उसको सबसे ज्यादा जो है सो बल यहीं पे मिला। ठीक है ना। तो ये भी हम लोग को देख लेना होगा। जुडिशियरी वगैरह पे या आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा सा देख लेंगे, तब फिर जाकर के आपका ये होगा। कल हम लोग क्या देखेंगे? आर्ट एंड कल्चर देखेंगे। आज हम लोग देख लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आज क्या देखेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, मतलब कि अगर आपको बोला जाए कि जो गुप्ता टाइम पीरियड का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसको डिफाइन कीजिए, तो आपको अच्छे से लिखना होगा। पहले गुप्ता डायनेस्टी का कैसे उदय हो रहा था वो सब बता दीजिएगा थोड़ा सा, फिर थोड़े बहुत राजाओं का चर्चा कर दीजिएगा, फिर उसके बाद तब जब है सो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे आइएगा। हालांकि जो है सो ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरा नहीं लिख सकते हैं अकेले, इसको आराम से, बहुत ज़्यादा इसमें जो है सो आपको फैक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जिसके कारण आप इसको अच्छे से ये कर दीजिएगा। देखिए गुप्ता जो डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। केंद्र पे राजा था, लेकिन पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइजेशन वाला भी सीन इसमें था। ठीक है। सेंट्रल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, मतलब शीर्ष पे राजा होता था। ठीक है। केंद्र में तो राजा ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद इसमें कई ऐसे भी चीज थे जिसमें आप देख सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। जैसे इस समय सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंत का डेवलपमेंट हो चुका था। और जो राजतंत्र ये डेवलप किया गया था, राजतंत्र जो बनाया गया था सिस्टम इन लोगों के द्वारा गुप्ता डायनेस्टी में, इसमें सबसे सर्वोच्च पे राजा होता था। उसके नीचे भी जो है सो बटे होते थे भुक्ति, जिसको प्रोविंस प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। ये कल हम लोग बताए थे, आप लोग को बताए थे ना। तो वो वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ बनाना है। ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर बना करके आप लोग पूरा लिख दीजिएगा कि कैसे ऊपर से नीचे तक का ग्राम तक की स्थिति देखिएगा। ठीक है ना। हालांकि
केंद्र पे राजा था, लेकिन ये उतना सेंट्रलाइज्ड नहीं था जितना मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेंट्रलाइज था। ठीक है, मौर्यंस जैसा नहीं था यहाँ पे। गुप्ता डायनेस्टी भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम द्वारा ही चलती थी, लेकिन मौर्यंस जैसा नहीं चलता था। ठीक है ना। अब देखिएगा कि इसमें स्थानीय जो लोग थे, मतलब कि लोकल लेवल पे भी जो है सो कुछ सामंत या फिर जो है सो समृद्ध लोग थे, उनकी भूमिका जो है सो प्रशासन में महत्वपूर्ण थी। यहाँ पे राजत्व का दैवीय सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, राजत्व का दैवीय सिद्धांत दिया गया था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। ये राजा एक दैवीय मतलब दैवीय गुणों से भरपूर होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया था कि राजा जो है सो प्रजा पालक की भूमिका निभाता है, मतलब कि वो प्रोटेक्टर का, अपने जो पब्लिक है उसको प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए, न कि उनका शोषण करने वाला होना चाहिए। ये सब व्यवस्था भी इनके यहाँ दिखाई दी। बेसिकली ये कुषाणों के सामंत थे, तो कुषाण जो थे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का भी झलक इन पे दिखाई पड़ता है। उनका भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का झलक इस पे दिखाई देगा। ठीक है। और कुषाण क्या था? कुषाण में था कि राजा में ही सुप्रीम पावर था, तो जो सुपीरियरिटी थी वो सबसे ज्यादा, सबसे हाई लेवल पे राजा था। वही यहाँ भी था, और वो ईश्वर के बराबर लाइक गॉड ट्रीटमेंट पाता था। ठीक है। तो ये जो दैवीय सिद्धांत जो दिया गया था, ये जो थ्योरी दी गई थी, वो इसलिए दी गई थी ताकि जो मतलब कि प्रोविंस है या फिर डिफरेंट स्टेजेस पे जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको जो है सो कंट्रोल में रखा जाए। ठीक है ना, उस पर कंट्रोल पाने के लिए ये किया गया था। देखिएगा कि धर्म का भी यहाँ पे रोल बहुत ज्यादा दिखाई देगा। धर्म का झलक इसमें दिखाई देगा। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में धर्म की जो है सो झलक दिखाई देगी। जैसे दैवीय सिद्धांत, राजा का तुलना कर दिया गया विष्णु से। ठीक है ना, विष्णु से। अब विष्णु से तुलना किया गया, यानी ये दिखाता है कि ब्राह्मण धर्म के प्रति कितना झुकाव था इनका, गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक है ना। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको चलाने के लिए भी अगर बात किया जाए तो जो रिलीजियस जो बेसिक वहां से होल्ड किया जाता था, जहां से मतलब रिलीजियस थ्योरीज को भी मान्यता दी गई थी। एक तरह से शासन व्यवस्था में जो है सो धर्म को आधार बना दिया गया था। ठीक है। और धर्म का प्रभाव इस समय बढ़ गया था। कई सारे टाइटल्स लिए गए थे गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके द्वारा, परम भागवत, परम भट्टारक। ठीक है। तो इस तरह का उपाधि लेना ये दिखाता है कि आप अपने से जो छोटे राजा हैं, ठीक है ना, उसको वो है उसके आप प्रेजेंट प्रेजेंस को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो अभी भी बने हुए हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे राजा हैं वो क्या है, गुप्ता डायनेस्टी के अंडर है, ये बता रहा है। ठीक है ना। शायद ये जो उपाधि ली जाती थी वो इसीलिए ली जाती थी कि हम आपसे सुपीरियर हैं। ठीक है, इसको शो करने के लिए। ठीक है। तो ये वाला चीज याद रखिएगा। सामंतवादी जो है सो विकास बहुत ज्यादा होने लगा। देखिए, सामंतवादी व्यवस्था कुछ है नहीं। किसी व्यक्ति को राजा खुश होकर के जमीन दान में दे दिया, गिफ्ट के तौर पे कई गांव दे दिए। अब उस गांव से जो भी रेवेन्यू आएगा उसका जो है सो वो मालिक हो गया वो व्यक्ति, उसके लिए उसको टैक्स नहीं देना है। तो धीरे धीरे उसकी स्थिति मजबूत होने लगेगी, वो समृद्ध होने लगेगा। अब वो फिर क्या करेगा कि एक धन उसके पास बढ़ रहा है, समृद्धि बढ़ रही है, अब उसके पास सैनिक रहने लगेंगे। तो इस तरीके से वो एक छोटे लेवल पे
जमींदार जैसे होते थे ना, उस टाइप के होने लगेंगे। ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा जो है सो फैलने लगा था, ये व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था इस समय बहुत ज्यादा फैल गया था। छोटे छोटे रीजन्स थे, उस पर सामंत लोग जो है सो अपना अधिकार कर लिए, उसको अपने अंडर में लेकर के रूल करने लगे। इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है ना। और ये सारी चीजें आपको लिखना है, जिससे आपका, और कुछ कुछ हम आप लोगों को क्या कहते हैं, कल के क्लास में ऑफिसर्स का नाम भी बताए थे, महापक्ष, पटलिक, संधि, विग्राहक, इन सब का भी चर्चा थोड़ा थोड़ा कर दीजिएगा, तो आप लोग का एक अच्छा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना। लिख लीजिएगा। आप लोग को लगता है कि आराम से गुप्ता डायनेस्टी पे क्वेश्चन आएगा तो लिख लीजिएगा। अभी सामाजिक व्यवस्था ये सब बचा हुआ है। फिर सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, सामंतवादी व्यवस्था को डिटेल में देखना होगा, उसको भी एक पेज लिखने लायक स्थिति रहेगी। ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी के बारे में अलग से देख लेंगे, ब्यूरोक्रेसी को एक अलग से देखेंगे, ब्यूरोक्रेसी को जरूर देखना होगा। तो ये सब चीज को देख लेंगे तो फिर हमको लगता है कि आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा बहुत लिखना होगा, तो वो भी देख लेंगे। मतलब 2 क्लास और लगेगा।